बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मेरे साथ मेरे दूसरे मेज़बान हैं इमरान रियाज खान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज 14 नवंबर हो चुकी है, जुमातुल मुबारक का दिन है और सिर्फ 13 दिन बाकी हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने में। 3 साल की मुद्दत मुलाजमत थी, वो पूरी हो रही है 27 नवंबर को। और 27 नवंबर के बाद का मंजर क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो फसीलें खड़ी की जा रही हैं, हिफाजती फसीलें, ये असल में खौफ व हरास की अलामत हैं। एक कैदी है 804, वो जेल में मुक़य्यद है, जबकि दूसरी जानिब उस कैदी का इतना खौफ है कि 26वीं तरमीम, फिर 27वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम के बाद अगले ही 12 घंटे के अंदर उसमें 7 और तरामीम और फिर अगले ही लम्हे वफाकी काबीना का हंगामी इजलास और फिर पूरे का पूरा आर्मी एक्ट तब्दील, पाक फिजाइया का एक्ट तब्दील, पाक बहरिया का एक्ट तब्दील और एक 75 साल से कायम इदारा जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो ये सब कुछ क्या है, कौन खौफजदा है और क्या इस तरीके से अमूरे ममलकत चलाए जा सकते हैं, इस सारी गुफ्तगू पे हम बात करेंगे। तो इमरान रियाज खान हमारे साथ हैं। तो इमरान भाई, आप जरा स्टार्ट कीजिए कि आपका क्या है इनिशियली इस सारे सूरत हाल पे। अच्छा देखें साबिर भाई, अभी तक की जो सिचुएशन है वो तो ऐसे है जैसे लोग बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया। ये तो जो निज़ाम काबू नहीं आ रहा था वो ऑलमोस्ट 27वीं तरमीम पे काबू कर दिया गया। दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, और साबिर भाई ये लोगों को हमें याद दिलाना पड़ेगा, ये वो जज साहिबान हैं जिन पे मौजूदा हुक्मरानों ने भी कभी एतराज नहीं किया था। जी हाँ। बिल्कुल किसी लिहाज से कोई कंट्रोवर्सी इनकी नहीं है। जिन जजों पे इनको एतराज था उनके इस्तीफे दिलवा दिए गए, चाहे वो मज़ाहिर नकवी साहब थे, चाहे वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, और एक चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो गए। जी हाँ। साकिब निसार साहब पे इनको प्रॉब्लम था, लेकिन ये हमेशा समझते थे कि अतर मनुल्लाह साहब वो इनकी सोच के जज हैं। ये हमेशा ये जी कहते रहे माजी में। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को कुछ गारंटियां नहीं दी। ये अब वो इस्तीफा दिया तो वो बताएंगे कि वो उन्होंने कौन सी गारंटियां नहीं दी। ये मामला तब खुलेंगे। तो उन्होंने गारंटियां नहीं दी या उन्होंने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया, तो उनको फिर उसके बाद हटा दिया गया। यानी उनको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस, जी हाँ। या आफरीदी नीचे से आ गए। तो ये जो दो जज साहिबान हैं, बिल्कुल ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। और ये एक बात याद रखिएगा कि ये बड़े मजबूत लोग हैं, वकला के अंदर भी और जजेस के अंदर भी। बिल्कुल। ये जो इस्तीफे आए हैं ना, ये इसके बाद जिस किस्म का रद्द अमल है, जैसे एकदम वज़रा बोलना शुरू हो गए, फैसल वाडा ने कहा कि ये क्या हो गया, ये सारी चीजें उस बेचैनी को बता रही हैं जो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तहरीक देखें साबिर भाई, जब भी शुरू होती है, मुशर्रफ ने हर तरह की तबाही फेर ली, हर तरह की बर्बरियत कर ली, लेकिन जैसे ही उसने अदलिया के अंदर बड़ा पंगा किया तो वहां मुशर्रफ का बुरा वक्त शुरू हो गया। तो बिल्कुल, मैं आज जो आपको है वो जी 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 बिल्कुल साबिर भाई। आपने उसी तरफ उसी को मैं जरा थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखें, ये 3 काम किए गए हैं 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम तीनों में। नंबर एक ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने तमाम ओहदे अपने पास ले लिए, अफवाज पाकिस्तान के तमाम मुसल्लह अफवाज के अपने ओहदे अपने पास रख लिए। उसके बाद उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया, उन्होंने भी और जरदारी साहब ने भी। तीसरा, उनको मसला कहाँ से होना था, तीसरा होना था जुडिशरी से, लिहाजा उन्होंने जुडिशरी को भी डिमोलिश कर दिया। ये जो आपने बात की ना जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की, वो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी, ये बात हम एक बार फिर बता दें कि परवेज मुशर्रफ साहब को 12 अक्टूबर 99 का मार्शल जो लगाया था उन्होंने, उसमें उनका ट्रायल नहीं हुआ था। उनका ट्रायल हुआ 3 नवंबर 2007 एग्जैक्टली, की इमरजेंसी, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, अदलिया पे हल्ला बोला और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और उस वक्त के चीफ जस्टिस को बरतरफ किया। और उसके बाद जब वो बहाल हो गए तो फिर दोबारा हल्ला बोला 3 नवंबर 2007 को, उसमें उनको सजाए मौत हुई थी और वो इस वक्त तक वो सजा बरकरार है। और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को उस वक्त की और उसके बाद वाली फौजी क़यादत नहीं बचा सकी थी। और फिर परवेज मुशर्रफ साहब
اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. وہ 2.25 کمروں کے اپارٹمنٹ میں سسک کر مر گئے. وہ اور ڈیڑھ مرلے کا وہ تھا چھوٹا جی سا جی اپارٹمنٹ. بالکل 1.5 مرلے کا تھا وہ. اور وہ پیغام بھجواتے رہے GHQ کو کہ خدا کے لیے مجھے پاکستان واپس لاؤ، میں نے پاکستان میں جان دینی ہے. لیکن کوئی ان کا والی وارث نہیں بنا تھا. تو یہ 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی تھی. جنرل آصف منیر صاحب نے عمران بھائی کیا کیا ہے؟ جی جی جنرل آصف منیر صاحب نے وہی کام کیا ہے، لیکن وہ کام کروایا ہے انہوں نے الیکشن چور پارلیمان سے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کام تو وہی ہے، تو کیا یہ سنبھال لیں گے؟ دیکھیں، ایک تو جو ججز گھر گئے ہیں نا، یہ ججز بڑے انفلوئنشل ہیں. اور اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ سرخیل ہیں وکلا تحریک کے ماضی میں. اب بہت سارے ایسے کردار جو آپ نے دیکھے کہ وہ تھوڑے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے، وہ اب میدان میں آئیں گے. ججز کا سپریم کورٹ سے باہر نکلنا، اور اگر یہ اس کا کچھ تھوڑا سا اور بھی اثرات بڑھتے ہیں، اکا دکا لوگ اور شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گا. وکلا تحریک اگر بن جاتی ہے تو سچویشن حکومت کے لیے کچھ اور ہوگی، نہیں بنتی تو پھر حکومت کے لیے سچویشن تھوڑی سی لنگر آن ہو سکتی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے صابر بھائی کہ یہ سارا کچھ کیا کیوں. سوال جو سب سے بڑا، دیکھیں مشرف نے استثنا نہیں مانگا، جی ہاں. اب اس کے بعد کیانی نے بھی استثنا نہیں مانگا، راحیل شریف نے بھی استثنا نہیں مانگا، جنرل باجوہ نے بھی استثنا نہیں مانگا. اچھا، مجھے اس کی نا سمجھ آئی جب میں نے جنرل باجوہ کو سنا. آپ کی جنرل باجوہ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، میں جی ہاں. اس کو جانتا ہوں، انہوں نے آپ کو دھمکایا بھی ہے. میں نے جنرل باجوہ کی ایک ٹیلی فونک کال سنی. وہ ایک صحافی سے بات کر رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور اس میں انہوں نے، میں ساری بات تو آپ کو نہیں بتاتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے الفاظ کیا تھے. انہوں نے اس جرنلسٹ کو یہ کہا کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ فوج کا نظام کیسے کام کرتا ہے، آپ فوج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. فوج کبھی بھی اپنے چیف کو بے عزت نہیں ہونے دے گی، اپنے چیف کو جیل میں نہیں جانے دے گی، اپنے چیف کو سزا نہیں ہونے دے گی. یہ فوج کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، اور آپ فوج کے پیٹرن کو نہیں سمجھتے. اگر میرے ساتھ یہ ہوگا تو یہ سلسلہ پھر نہیں رکے گا، اور فوج کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گی، چاہے جتنا مرضی میرے خلاف بھی ہو جائیں وہ یہ نہیں ہونے دیں گے. مجھے ہمیشہ فوج پروٹیکٹ کرے گی، آپ اس نظام کو نہیں سمجھتے. یہ کانفیڈنس میں نے جنرل باجوہ میں دیکھا تھا، اور جنرل باجوہ تک آنے والے تمام آرمی چیف یہ کانفیڈنس رکھتے تھے. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب میں یہ کانفیڈنس کیوں نہیں ہے صابر بھائی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یعنی ہر جرنیل کو کم سے کم یہ کانفیڈنس ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا فوج اینڈ آف دا ڈے مجھے بچا لے گی. لیکن عاصم منیر صاحب کو شاید اس بات پہ اعتبار نہیں ہے، تو انہیں اتنا بڑا ایک آئینی کور لینا پڑا. یہ بات کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یعنی مجھے نہیں پتا چل رہا کہ انہیں اپنی فوج پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے کہ باقی آرمی چیف کی طرح یہ مجھے بھی دیکھیں. مشرف صاحب کو سزا ہو گئی، لیکن صابر بھائی وہ ایک لمحے کے لیے بھی جیل میں نہیں رہے. جی ہاں. کیا گیا، ان کو وہاں سے ہاسپٹل لے کر گئے اور پھر پاکستان سے باہر بھی لے گئے. اور اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو وہ بہترین زندگی گزار رہے تھے. کبھی جی وہ ہاں. کسی کو ملتے تھے، کبھی کسی کو ملتے تھے، ان کو مراعات ملی ہوئی تھی، ان کو تنخواہ مل رہی تھی. اس کے بعد انہیں جو ہے وہ بہت سارے باہر دنیا میں ان کے دوست ہیں، وہ ان کو ملنے آتے تھے. وہ تو ایک رب کی پکڑ میں آ گئے. ان کو اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے، سب کو صحت اور تندرستی دے. لیکن وہ بیمار اتنے ہو گئے کہ وہ ایک مزری بن گئے. لیکن عاصم منیر صاحب کو وہ والا کانفیڈنس کیوں نہیں ہے جو ان سے پہلے آنے والے تمام آرمی چیف کو تھا کہ فوج مجھے مرتے دم تک پروٹیکٹ کرے گی؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو جنرل عاصم منیر صاحب کے جو 3 سال ہیں، وہ پورے کے پورے 3 سال عمران بھائی، عمران خان جیل میں بیٹھا کھا گیا ان کے، اور ان کو پورے 3 سال ایک دن کے لیے بھی چین، سکون، عزت نصیب نہیں ہوئی. اور 3 سال 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن ایک سال کے ہوتے ہیں، اور 3 سال پورے ان کے اعصاب پہ سوار رہا. اور عمران خان وہ ابھی بھی ہے، نمبر 1. نمبر 2، عمران خان کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے 3 سالوں میں واقعات ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا پہلا واقعہ ہوا 9 مئی.
9 मई तहकीकात होना बाकी हैं। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये फौज के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते हैं। उसमें इन्होंने कोर कमांडर लाहौर को फारिग किया, बहुत सारे अफसरान फारिग हुए। और उनको क्यों फारिग किया? उनको इसलिए फारिग नहीं किया गया था कि वो 9 मई के जिम्मेदार थे, बल्कि कुछ और मामला था। एक बात। दूसरा वाकया होता है 26 नवंबर का। तीसरा वाकया होता है कश्मीर का। चौथा वाकया होता है मुरीदके का। ये 3 साल के 4 बड़े वाकयात हैं। उसके बाद माजी में बड़े से बड़े फौजी डिक्टेटर आए, उन्होंने इलेक्शन में धांधली तो की, 10 सीटें, 12 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी नहीं किया। ये 8 फरवरी 2024 का सारा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया, नताइज ही तब्दील करवा दिए गए। उसके बारे में गवाहियां मौजूद हैं, शहादतें मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोगों की मौजूद हैं। उसके बाद ये 4 वाकयात, फिर इलेक्शन चोरी, ये सारे के सारे मामलात जो हैं, इन पे पर्दापोशी के लिए जरूरी था कि जुडिशरी इनकी फेवर में होती, लेकिन वो मामलात काबू में ना रह सके। इसलिए ये वो खौफ हैं, इनको गुनाह कहें, जराइम कहें, कुछ भी कहें, ये तो यहां तक है। आने वाले वक्तों में भी कुछ इससे बड़ा करना है और उसका ताल्लुक किसी खारजा पॉलिसी से है, उसका ताल्लुक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किए गए लंच में है, उस लंच में जो मेन्यू था उससे है। इसलिए ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये किया जा रहा है और ताहयात इस्तिस्ना जो है, तावफात इस्तिस्ना मांगा जा रहा है। मेरे पास तो ये मालूमात हैं एक नाक़िस इल्म की रोशनी में। साबिर भाई, सवाल ये पैदा होता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखें, छोटी सी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, कि एक आदमी आर्मी चीफ 3 साल है या उसके बाद चलो 2 साल, 10 साल, और क्या एक आर्मी चीफ इकोनॉमी ठीक कर सकता है? नो। क्या एक आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियाहत को, बाकी चीजों को, सबको ला सकता है? नो सर। क्या वो लोगों की विल के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम ला सकता है? नो। क्या वो लोगों की मर्जी और उनको शामिल किए बगैर अमन अमान कायम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो पाकिस्तान के अंदर जो हालात बहुत खराब हो गए हैं, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, लोगों का एतमाद खत्म हो गया, क्या वो ये सारा कुछ वापस बहाल कर सकता है? नो सर। तो देखें, जब तक आपके लोग राजी नहीं होंगे, मैंने देखा कि लोग शायद मायूस हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, हमें तो लग रहा था ये जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे। और ये तो जो हमने फस्तायत देखी है गुज़िश्ता 3 सालों में, यही जारी रहेगी। देखें, 10 साल में एक आधा वाकया होता था कत्लो गारतगिरी का। मुशर्रफ के दौर का एक वाकया कराची वाला, जब उसने 12 मई लहराया और दिखाया। फिर अगले 10 साल के अंदर जो 2010 से 2020 के बीच में एक वाकया है, रियासत ने कत्लेआम किया। गुज़िश्ता 3 साल में आपके 4 वाकयात हो गए। 3 साल में नहीं, बल्कि आप 2.5 साल लगा लें, 2023 से लेके 2024 और फिर 2025, आपके वाकयात तवातर के साथ 4 बड़े मैसेकर हो गए हैं जिनमें इंसानों का कत्लेआम हुआ है। यहां पे ट्रेंड बढ़ गया लाशें छुपाने का, कि हमने पता ही नहीं चलने देना, ट्रकों में डाल के वहां लेकर जा रहे हो। मैंने वीडियो चलाई थी साबिर भाई उस दिन, मेरे पास ऐसी वीडियो मौजूद है। मुझे कल तहरीके लब्बैक के कुछ लोगों ने राब्ता किया, ऐसा नहीं है कि उनके पास वीडियोस नहीं है, उन्होंने मुझे कल कुछ और वीडियोस भेजी। वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है, मैं किसी को क्या दिखाऊं वो, लेकिन ये किसी जगह पे तो कल पेश की जाएगी ना कहीं तो ये जाके मामला खुलेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के लोगों से छीना गया है, ये वापस नहीं आएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इसमें देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप निजाम को कंट्रोल करके, अदलिया को यरगमाल बना के, पार्लियामेंट को घर की लौंडी बना के, मीडिया की जुबानें बंद करके और एक आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को एक आईनी किले के अंदर बंद करके क्या आप मुल्क चला सकते हैं? आप अपने लिए ताकत हासिल कर सकते हैं, अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग आप सिक्योर कर सकते हैं, आप अगला कुछ अरसा खींच सकते हैं, लेकिन आप लोगों की राय को नहीं बदल सकते, आप पाकिस्तान के हालात को बेहतर नहीं कर सकते। ये जबरदस्ती नहीं होंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर,
पैसे मांग के ये कब तक गुजारा करेंगे? देखें, पाकिस्तान ने जितना कर्जा साबिर भाई 75 साल में लिया, लगभग उसके करीब करीब कर्जा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 सालों में लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और क्या डालेंगे? पाकिस्तान में कितने आर्मी चीफ आए इससे पहले? उन सब आर्मी चीफों ने मिलकर जितना कर्जा लिया, उतना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने लिया है। सियासतदानों का तो अब हम दौर गिनते ही नहीं है ना। वो जी तो हाँ, बेचारे ना 13 में बिला वजह हम सियासतदानों के खाते में डाल देते हैं। ये आर्मी चीफ होते हैं जो डिसाइड करते हैं कौम की किस्मत। तो पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफों ने मिलकर जितना कर्जा लिया, उतना अकेले आसिम मुनीर साहब के दौर में उसके करीब करीब कर्जा लिया गया। तो कर्जे के ऊपर मुल्क को कब तक चलाया जाएगा? ये हो नहीं सकता। और दूसरी जो लोग मायूस हो रहे हैं ना साबिर भाई, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरी अपनी जिंदगी का भी तजुर्बा है। अब मैं आपसे बड़ा तो नहीं हूं उम्र में, लेकिन कुछ चीजें मैंने बहुत ऐसी जिंदगी में देखी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को भी ना दिखाए। बिल्कुल सही बात तो है। मेरा ये मानना है साबिर भाई कि जब बहुत हालात खराब हो जाते हैं ना, और चीजें आपको लगता है आपके हाथ से छूट रही हैं, तो मुझे लगता है कि वहीं से सब ठीक हो जाता है। वो नुक्ता आगाज होता है चीजों के ठीक होने का। यानी रात का जो सबसे गहरा हिस्सा होता है ना, वो सुबह से पहले वाला होता है। रात का जो सबसे अंधेरा पोर्शन होता है, वो सुबह होने का ऐलान कर रहा होता है। तो अब क्योंकि अंधेरा बहुत बढ़ गया है 27वीं तरमीम के बाद, तो मुझे लगता है कि यहां से एक सुबह तलू होगी। मैं ये नहीं जानता कि वकला खड़े हो जाएंगे, मीडिया खड़ा हो जाएगा, या पॉलिटिकल लोग खड़े हो जाएंगे, या स्टूडेंट्स जो है वो लीड कर लेंगे, या कोई इदारों के अंदर आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। आई डोंट हैव एन आइडिया। बट मुझे ये लगता है कि जितनी सफोकेशन हो गई है, जितनी घुटन पैदा कर दी गई है, इसके बाद जो है वो अब कोई ना कोई किसी ना किसी तरफ से, आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग बागी हो जाएंगे इस फस्तायत के, इस जबर के। देखिए इमरान भाई, बात यह है, ममासलत, पिछले दिनों वसतुल्लाह खान साहब ने भी कहा था कि ये 8,000 साला तारीख की हकीकत है, ये फलसफा नहीं है। कि ये जब ताकतवर समझते हैं ना कि ताकत उनकी मुट्ठी में बंद हो रही है, वो हकीकत में जवाल का शिकार होते हैं। मुवासलत आपको बता रहा था कि एग्जैक्ट यही सिचुएशन थी। परवेज मुशर्रफ साहब ताहयात बावर्दी सदर रहना चाहते थे। कोर्ट रूम नंबर 1 में केस चल रहा था। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। ये 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी क्यों लगी? केस चल रहा था। चौधरी इतजाज एहसन साहब ने कहा जी कि आप समात करें मुकम्मल, बाहर से आवाजें आ रही हैं मार्शल्लाह की। तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब और पूरा कोर्ट बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपना सारों को सुनेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे, जब जो आफत आनी है आने दें। तो जब देखा जनरल मुशर्रफ ने कि ये फैसला उनके खिलाफ जा रहा है, तो उस हालत में, उस खौफ व हरास की हालत में उन्होंने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगा दी थी ताकि वो फैसला ना आ सके। और एग्जैक्टली 26वीं गैर आईनी तरमीम का गैर आईनी बेंच, इनका अपना बनाया हुआ बेंच सुन रहा था। समाअत मुकम्मल हो गई। अब उसमें हाजी अमीन साहब को अगर सपोर्ट हासिल होती तो वो फैसला दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं दिया क्योंकि उनको उस गैर आईनी बेंच में भी मेजॉरिटी हासिल नहीं थी। उन्होंने मुखबरी की, मुखबरी करके बताया कि जनाब बंदोबस्त करें। और ये 27th अमेंडमेंट तो पहले से काम चल रहा था क्योंकि हाजी अमीन साहब भी उसके हिस्से में थे, और ये साबित भी कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। याहिया खान अफरीदी साहब का तो शुक्रिया भी अदा कर दिया। तो फिर ये समाअत रोक दी गई 2 हफ्ते के लिए अचानक। तो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने कहा कि जनाब फुल कोर्ट से मुतालिक मेरे चंद सुन दलाइल, आखिरी हेयरिंग जो हुई उनकी, तो कहते नहीं हम आपको सुनेंगे 10 तारीख के बाद। इनका ख्याल था कि 10 तारीख तक ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा, वो नहीं हो सका। फिर 10 तारीख की समाअत इन्होंने गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तो ये सारी मुमासलत है, वही कुछ किया गया है। तो अब जरा जनरल आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि शायद वो खुद काम उन्होंने नहीं करवाया बल्कि इन्होंने करवाया पार्लियामेंट जरिए। अब वो पार्लियामेंट भी तो इलेक्शन चोर ही है, नाजायज पार्लियामेंट है, नाजायज अरकान पार्लिमान है। तो अब ये सारा कुछ जो हुआ है, अब आते हैं जरा मुमासलत।
आपने कहा ना कि इस कहाँ से खबर होगा। में एक छोटी सी चीज, इसमें जो बड़ी मजेदार चीज छोड़ी है, इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे मजा आया ना, वो ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट का आया कि हमारे डीएनए में जमहूरियत है ही नहीं। है ही नहीं। बस वो इसको लॉक करें यहीं पे। आज के हाँ, बाद ख्वाजा साहब जब बोले इनके सामने ये स्टेटमेंट रखते हैं, जी हाँ, मेरे ख्याल में और कुछ चाहिए ही नहीं था इस सारी लड़ाई में और इस तरमीम में। अगर नून लीग का कुछ सबसे बड़ा पॉइंट लूज होने का है ना, तो वो ये एक जुमला है ख्वाजा साहब का। जी हाँ, तो वो कहते इसको हैं हमारा। संभाल के रख रहे हैं हाँ जी, अगले वक्त के लिए। जी आप बता रहे थे मुमासलत। ये मुमासलत है। एग्जैक्ट वही काम ये हुआ है। अब इस्तीफे आ गए हैं। उस वक्त आपको पता है जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने इस्तीफा दिया था उस वक्त, और अब मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा दिया है और अतर मिनल्ला साहब ने दिया है। जो इनके जाने के, वो आप कह रहे हैं ना अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तो वो इंग्रेडिएंट्स तो सारे तैयार हैं। तो ये कैसे, आखिर इनको खतरा क्या था? असल प्रॉब्लम यही है। एक और मैं आपको रिकॉल करें आप, ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा आसमा शिराजी साहिबा ने कि जनाब आपको ये खतरा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा? कहते हैं हाँ बिल्कुल अल्लाह आपका ऐसा भला खतरा करे। मौजूद है। ऐसा खतरा मौजूद है। तो हाँ जी, इसलिए उन्होंने कहा था याहिया कि हमें डर था कि ये आंखें खोल देंगे, खोल देंगे। ये इलेक्शन को इलेक्शन के ऊपर जो है वो ऑडिट कर देंगे और फिर उससे पूरा इलेक्शन हमारा चला जाएगा। देखिए साबिर भाई, ये 17 सीटों के ऊपर थे बेचारे। हाँ जी, आप बहुत कम भी करें ना, बहुत कम भी करें तो पीटीआई 180 सीटें तो जीती हुई थी रात 11 बजे तक। जी हाँ, और मैंने जो 11 बजे मैंने रिकॉर्ड, मुझे आइडिया हो गया था, मैंने 11 साढ़े 11 बजे जब रिजल्ट रुकने लगे ना, तो उस वक्त मैंने बताया कि नाजरीन इतने फीसद रिजल्ट आ चुके हैं और इस वक्त 180 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 181 सीटों पे वो जीत चुकी है या जीतने वाली है। और सर। अब मैं आपके रिकॉर्ड के लिए वीलॉग करके छोड़ रहा हूं, बाकी बाद में। और वो छोटा वीलॉग मैंने किया था, वो आज भी पड़ा हुआ है वहीं पे, उसका टाइम भी पड़ा हुआ है। सर जियो के अपनी, जियो की नशरियात हैं, बाकी तो छोड़ें, टेलीविजन चैनल्स की तमाम की नशरियात जी हैं बिल्कुल, ARY जियो तमाम चैनल्स पे है। अब की। और उसके बाद फिर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और बुला के कहा कि जनाब इसको रोकें, और फिर ये इनको उठाया गया, जगाया गया और जाली फॉर्म 47 का तरीका सोचा गया। तो बहरहाल मेरा अपना ख्याल यही है कि जो आप कह रहे हैं कि मायूस होने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ आप उनका इस्लामी, डर एंजॉय करें। इसका डर और खौफ वो एंजॉय करें। और ये जितने भी इक़दाम उठाएंगे अल्टीमेटली ये इनके उल्टे गले पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि सर रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक इन्होंने एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म किया, फिर तीसरा किया, एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा किया, और अब ये आ गए हैं ताहयात और तावफात इस्तिस्ना तक। तो हमारी जो बात आप भी कहते रहे, हम भी कहते रहे कि ये जो कहते हैं ना कि आसानी से ये नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो 27 नवंबर को ये रिटायर होंगे और उसके बाद फिर म्यूजिकल चेयर का एक नया खेल शुरू होगा। यकीनन उसको हम एंजॉय करेंगे और वो कोई ज्यादा लंबा नहीं होगा इमरान भाई। साबिर भाई, लोगों को ना उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख ले कि किसी का जवाल उसी वक्त आया जब वो पूरे अरूज पे था। ये हर एक के साथ हुआ, हमारी तारीख है। जैसे ही किसी के अंदर फिरौनियत आई ना, तो उसका जवाल उस वक्त आया जब वो पूरे अरूज पे था। नवाज शरीफ साहब को आप देख लें, जिस वक्त 97 में इनकी हुकूमत बनी, वो अमीरुल मोमिनीन बने बैठे थे और जी हाँ, एकदम उनका पत्ता साफ हो गया। इसी तरह आप ज़ियाउल हक को देखेंगे, जिस वक्त वो अमेरिका से आशीर्वाद ले चुके थे, तमाम चीजें कंट्रोल में थी और सारा कुछ उन्होंने काबू कर लिया था, उस वक्त उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह जब आप जाते हैं और आप देखते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ, जब चीजें उसे लगा कि अब उसके कंट्रोल में आ गई हैं और उसे लगा कि उसने काफ लीग को इतनी बड़ी एक जमात में बदल दिया है कि वो जब चाहेंगे इसको इलेक्शन जितवा देंगे, और वो उस पोजीशन में भी बन रहे थे। ये बेनजीर भुट्टो की शहादत ना होती तो परवेज मुशर्रफ जी हाँ, काफ लीग को इलेक्शन जितवा देते जी और हाँ, काफ लीग ऐसा ही है। दोबारा एक हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती। ये हम सब जानते हैं इस बात जी को। हाँ, ये तो बेनजीर भुट्टो की शहादत जो है वो उसके बाद एक नया मामला हो गया और पीपल्स पार्टी को जो है हमदर्दी का वोट पड़ गया और पूरी दुनिया से प्रेशर आ गया। और उस प्रेशर के बाद काफ लीग को बकायदा आकर अमेरिकन ओहदेदारों ने बता दिया कि जनाब आपको अब हुकूमत नहीं मिलने वाली, हुकूमत हम पीपल्स पार्टी को देने वाले हैं।
बेनजीर भुट्टो शहीद होगी, हमने मामला अपने सीधे करने हैं। तो ये जो भी कभी कोई अत जिसने भी उठाई है ना, जिस वक्त भी उठाई है, उस वक्त ना वो एक बुजुर्ग कहते हैं ना, अत खुदा दा वैर होता है। तो वो मुझे अब दिखाई देता है कि ये मामला अब लंबा चलना नहीं है। अब हम इसका टाइम का तायुन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से किसी का मामला चला नहीं। साबिर भी उसकी रीजन है, लोगों को तनख्वाहें देनी है, मुल्क चलाना है, गुर्बत कम करनी है, तरक्याती मंसूबे आपने लेकर आने हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर जो है मामला को माशी तौर पे कंट्रोल में रखना है। गुर्बत आप कैसे कम करेंगे, महंगाई को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, आगे आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आप अमेरिका का तेल खरीद रहे हैं, वो पहले से ज्यादा महंगा है, अभी आपने कीमत बढ़ाई, आप फिर बढ़ाएंगे। लोगों को ये जहां तक पीसते जाएंगे, किसानों के खिलाफ पॉलिसीज बनाएंगे। अभी जो आपका शुगर वाला माफिया है वो कहता है हमने क्रशिंग ही शुरू नहीं करनी। लेट क्रशिंग में हर दिन में किसान को नुकसान होता है, हर एक दिन में किसान को नुकसान होता है। तो किसान का नुकसान ये कर रहे हैं, उसकी परवाही कौन करेगा? तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना लिया इस चक्कर में कि इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब प्रोटेक्ट करते रहेंगे, लेकिन वो अपनी प्रोटेक्शन की फिक्र में है। देखें, जिन पे तकिया वो पत्ते हवा देने लगे, इनकी सारी की सारी तवज्जो इस बात पे है कि आसिम मुनीर साहब हमें प्रोटेक्शन देंगे। खुरम दस्तगीर जैसा सियासतदान थोड़े दिन पहले ये कहता कि आसिम मुनीर साहब ने ये फैसला कर लिया है तो अब ये होगा। अब इनके सियासतदानों की अगर आप बात सुने ना, जब ये बैठते हैं इधर उधर बात करते हैं मीडिया में, लोगों में, महफिलों में, वो साबिर भाई ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ ने ये फैसला कर लिया जी हाँ, या शहबाज शरीफ ने ये फैसला कर लिया। पीएमएलएन के इस वक्त असल रहनुमा आसिम मुनीर साहब उनके लोग मानते हैं, उनके लोग ये तस्लीम कर चुके हैं कि हमारे रहनुमा, हमारे लीडर आसिम मुनीर साहब है। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया, फील्ड मार्शल साहब ने फैसला कर लिया। तो उनका सारा तकिया आसिम मुनीर साहब पे है, और आसिम मुनीर साहब का इस्तिस्ना लेने का मतलब यह है कि वो खुद भी अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इंतहाई ये चीज गैर जो है ये जी 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 इंतहाई गैर महफूज। हाँ, वो कर रहे हैं। और दूसरी मुझे जो हैरत होती है वो इस बात पे है कि बाकी माजी के आर्मी चीफ्स की तरह उन्हें इस बात पे भी ट्रस्ट नहीं है कि फौज उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। सर एक बात बताएं, जी, फौज के साथ उन्होंने किया क्या है? फौज का तो उन्होंने हशर नशर कर दिया, यानी एक कोर कमांडर, फिर दूसरे कोर कमांडर, उसके बाद लोगों को तरक्कियां नहीं दी गई, झूठी गवाहियां ना देने पे। ब्रिगेडियर अहमद की मिसाल हमारे सामने है, ठीक है। जनरल हाँ जी, अमजद बिल्कुल। वो जी बहुत शरीफ आदमी था ब्रिगेडियर अहमद, मैं मिला उसको एक इंतहाई दफा। इंतहाई शरीफ आदमी, ना लेने में ना देने में, दामन साफ। फिर उनकी सब कुछ क्लियरेंस आ गई, प्रमोशन उनकी होनी थी, और झूठी गवाही का मसला। फिर जनरल अमजद शुएब साहब के साथ इन्होंने क्या किया, उनकी फैमिली के साथ क्या किया। कई जो तो वेटरन्स हैं उनकी तनख्वाहें, पेंशन रोक ली उनकी, उनकी पेंशन रोक दी, उनको क्लबों सीएमएच में में उनके जाने इलाज से, रोक दिए। जी हाँ, उनकी मराहत रोक दी। तो अंदर भी तो देखना, एक आमरीत, एक डिक्टेटरशिप तो हमें बाहर नजर आ रही है, उधर भी तो फिस्तायत है, वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते। हाँ, वो मुझे मुलाजिम है बेचारे, वो या हाँ, वो वो पहले हिस्सा थे। मुझे तो यहां तक पता है कि हमारे हमारे जाहिर है जी, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, सारे हैं, फौजी अफसरों की बेगमात को उनकी बेटियों के फोन छीने गए, ठीक है। फोन छीन के उनको भी वार्न किया गया, उनकी भी तलाशियां ली गई। तो ये अंदर भी फिस्तायत है, वो बेचारे बोल नहीं सकते। तो ये जो चीज है, ये सर चल नहीं सकती। प्यार मोहब्बत से तो सब कुछ हो सकता है। ये आप कह रहे हैं कि ये रीजन है कि वो इस बात पे भी आसिम मुनीर साहब भरोसा नहीं कर रहे कि माजी के फौजी जरनैलों की तरह उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, उन्हें इस मुझे बात नहीं पे लगता भरोसा नहीं। सर, मुझे आपको मैं बताऊं, मुझे ये लगता है कि ये पहले आर्मी चीफ होंगे जिनको फौज कोर्ट मार्शल करेगी, जिनका। अच्छा, या ये आपको साबिर भाई क्यों लगता है? ये मुझे इसलिए लगता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही इदारे को पहुंचाया है, सबसे ज्यादा नुकसान। क्योंकि फौज इससे किसी, पहले जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने कम से कम अपनी मिलिट्री को इतना डैमेज नहीं किया। याया खान के अलावा, याया खान ने बहुत बुरी तरह याया मिलिट्री खान को ने डैमेज किया, किया था। या तो अयूब इसके खान ने तो अलावा, जंग भी जीत कर दी थी, तो वो बड़ा एक काबिल जिक्र उसका वो किरदार था। फौज जी, बड़ा प्राउड फील करती है अयूब खान के बारे में।
जनरल ज़िया ने एक नई लड़ाई में फ़ौज को लगा दिया था, तो उसमें दिहाड़ियाँ भी बहुत थीं और अब वो फ़ौज उससे राज़ी भी थी देखिए, मेरे ख़्याल जनरल ज़ियाउल हक को जी आप हम उनके साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनको दहशतगर्दी का पूरा C-130 पूरा निशाना बनाया गया। हमारी फ़ौजी क़यादत, वो पूरी फ़ौजी लॉट दहशतगर्दी का शिकार हो गई थी, जिसने वो सोवियत यूनियन से जंग जीती थी। चले जो तो आग उन्होंने लगाई थी उसी में जल गए ना, हाँ जी, ये तो उन्होंने तो तो बहुत काम ऐसे ही किए थे। ये सारे मामलात जो हैं मुझे, क्योंकि 75 सालों में किसी भी आर्मी चीफ ने, जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा, प्रेसिडेंट रहा, किसी ने इतनी अथॉरिटी नहीं मांगी, पाक फिजाइया भी मुझे दे दें, पाक बहरिया भी दे दें, मुझे जौहरी असासे भी दे दें, मुझे जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर भी दे दें, मुझे ये सब भी दे दें। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अमेरिका की फौज है ना, जो सबसे ज्यादा पंगे लेती है और लड़ाइयां लड़ती है, जंगे करती, उसके सरबराह को भी इतने इख्तियारात हासिल नहीं है। दुनिया के किसी फौजी सरबराह को इतनी पावर्स हासिल नहीं है जितनी जनरल साहब ने ले ली हैं। इसलिए आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, उसको, उसकी हाँ, राय, इंटरनेशनल न्यूयॉर्क मीडिया टाइम्स ने इसको को, लाइफ लाइफ इम्यूनिटी के नाम से इसके ऊपर लिखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स को देख लें, गार्जियन को देख लें, इन सबको वो सब के सब बिल्कुल और नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान में बेशक ये सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते रहें, लेकिन हकीकत में तो बहुत कुछ खराब है। इसलिए बिल्कुल 27 नवंबर के बाद का खेल इंतजार कीजिए और मायूस होने की जरूरत नहीं है। इमरान भाई, क्लोजिंग में आपने कुछ कहना, बल्कि क्लोजिंग करें। साबिर भाई, क्लोजिंग आप करते होते हैं। चले मैं कर देता हूँ। तो जनाब, हम इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे और दोबारा नशिस्त होगी। आजकल इमरान भाई दौरा यूरोप में हैं और ज़बरदस्त, मैं आ रहा हूँ वापस साबिर भाई, जी, आ रहा हूँ वापस इंशाल्लाह आए जल्दी आ आए रहा हूँ। आए जी आए, और इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।